बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास का दूसरे चैप्टर का 8वां लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें बर्रे सगीर में बरतानवी राज के जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि पहली जंग अज़ीम के बारे में स्टडी किया था, जंग बल्कान के बारे में स्टडी किया था, और बरतानवी राज में हिंदुस्तानियों की जो सियासी कशमकश हैं इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि पहली जंग अज़ीम और जंग बल्कान क्या थी। जंग बल्कान जो है वो सारे अंग्रेज़ों के जो आपके इलाके थे, 6 इलाके थे, ठीक है, उन इलाकों के ऊपर मुश्तमिल थे और इन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर कब्ज़ा जमा कर जो है वो अपनी हुकूमत जमा लेते। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों ने आलमी बरादरी के तौर पे हिस्सा लिया और काफ़ी सारे मिशन तैयार करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो आज़ादी के नारे भी लगाए थे। इसके अलावा बरतानवी राज में हिंदुस्तानियों की सियासी कशमकश में तकसीम बंगाल के बारे में स्टडी किया था कि भाई मगरबी बंगाल में हिंदुस्तानियों की ज़्यादा तादाद है और मशरक़ी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो हिंदुस्तान के लोग ये नहीं चाहते थे कि मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को अलहदा कर दिया जाए, अलहदा सूबा बना दिया जाए। वो चाहते थे कि वो एक साथ रहे और पूरे सूबे के ऊपर जो है वो आपकी हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनकी हुकूमत डटी रहे। तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी सारे प्लानिंग भी की थी, काफ़ी सारे अंग्रेज़ों के फ़ौजियों को भी जो है वो कबर के घाट उतार दिया था, यानी कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद पहली जंग अज़ीम के बारे में स्टडी किया। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा पेचीदा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। सही है, तो उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं बर्रे सगीर में बरतानवी राज। जितनी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सारी की सारी बरतानवी राज से रिलेट करेंगे। ठीक है, क़याम पाकिस्तान और बरतानवी राज दोनों अलग है। बरतानवी राज में किससे रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं? बर्रे सगीर में जो अंग्रेज़ हैं उनसे मुताल्लिक जो हिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं। क़याम पाकिस्तान में क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने किस तरह से जद्दोजहद की वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है हिंदुस्तान में कशमकश का नुक्ता अरूज। का नुक्ता अरूज मतलब ये कि हिंदुस्तान में कशमकश का नुक्ता अरूज यानी हिंदुस्तान में किस तरह से आज़ादी के लिए सियासत के लिए सियासी तौर पे आज़ादी के लिए किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने जो है वो काम करना स्टार्ट किया, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है। जब इन्होंने ये काम किया तो अंग्रेज़ों के इसके ऊपर क्या रवैया था। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो पेज नंबर 38 और 39 के ऊपर ये है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर लें ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपको तमाम बातें क्लियर हो जाएं। तो जल्दी से रीड करें। ठीक है, तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान की सियासी जो बेदारी है उसमें जब पहली जंग अज़ीम हो गई थी तो उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दोनों ने यकजा होकर एक तहरीक चलाई थी और उसमें इन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक मुतालबा पेश किया था जिसमें वो चाहते थे कि उनको ख़ुद इख्तियारी हासिल हो, हुकूमत से वो ख़ुद इख्तियारी चाहते थे कि सियासी तौर पर वो आज़ादी के सियासी तौर पर वो ख़ुद जो है मुतालबात करना स्टार्ट कर दें। इस पर हिंदू और मुसलमान दोनों यकजा हो गए थे और यकजा होने के बाद जो ये मुतालबा अंग्रेज़ों के सामने पेश किया गया था। इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान में जितने भी मकामी बाशिंदे यानी रहने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम लोगों को सियासी आज़ादी के हुकूक जो है वो दिए जाएँ, उनके सियासी आज़ादी के हुकूक महफूज किए जाएँ। ठीक है, इसके अलावा वो उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर वो चाहते हैं तो बरतानिया के साथ रहें सियासी तौर पर, अगर वो चाहें तो बरतानिया से अलग होकर अपना सियासी तौर पर जो है वो एक रियासत कायम कर लें और वो अपने फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार हों। जब उन्होंने मुतालबा पेश किया कि हम अपने फ़ैसले करने में हम चाहते हैं
कि एक ऐसी जो है वो ऐसा मुतालबा पेश किया उन्होंने कि कहा कि हम अपने तौर पे ख़ुद मुख्तार हों, हम अपने फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार हों, हम आपके कहने के ऊपर ना चलें और हमारी रियासत जो है वो अलग बनाई जाए, जिसमें हम सियासी तौर पर अलग तौर पर काम कर सकें। अगर हम चाहें तो आपके साथ रहें, अगर हम नहीं चाहें तो हम आपके साथ नहीं रहें। जब उन्होंने मुतालबा पेश किया तो अंग्रेज़ हुकूमत ने एक कानून पेश किया जिसका नाम था काला कानून। क्या नाम था? काला कानून। काला कानून में उस कानून को कहा जाता था रूलेट एक्ट। क्या कहा जाता था? रूलेट एक्ट। इसमें क्या होता है अभी बताते हैं आपको। रूलेट एक्ट, ठीक है, क्या था? काला कानून। किसने पेश किया? अंग्रेज़ हुकूमत ने पेश किया। इस कानून में प्यारे बच्चों होता ये है कि इस कानून में इन्होंने ये रखा कि जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और हिंदू हैं, इन तमाम के तमाम लोग किसी के तौर पे आज़ादी, सियासी तौर पे आज़ादी नहीं की जाएगी। और उन्होंने जितने भी हिंदुस्तान में लोग थे उन तमाम के तमाम की सियासी आज़ादी को ख़त्म कर दिया। जितने भी जलसे वगैरह हो रहे थे उन तमाम के तमाम जलसों पर पाबंदी लगा दी, और जहाँ जहाँ पे जलसे होते उनको गिरफ़्तार करते और कोड़े मारते सही से, ठीक है। और उन तमाम के तमाम जो है वो जलसों को बंद करवाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जब उन्होंने ये किया तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा वाक़या दिल्ली के अंदर पेश आया। कहाँ पर पेश आया? दिल्ली के अंदर पेश आया। जब जो है वो जो आपके गांधी जी हैं, ठीक है, इंडिया के जो गांधी जी हैं, करमचंद गांधी, जिन्होंने जो है वो इंडिया को आज़ाद किया, ठीक है, जो इंडिया वाले हैं उनको जो है वो अपना बानी मानते हैं, ठीक है। तो उनके कहने के ऊपर 1919 में तो उन्होंने एक हड़ताल की जिसमें जलसे मुनक्किद किए गए। सही है, जलसे मुनक्किद करने का तो पहले इन्होंने मना कर दिया था अंग्रेज़ हुकूमत ने। जब जलसे मुनक्किद किए गए, हड़ताल करने के बावजूद हड़ताल की और जलसे मुनक्किद किए गए, तो अंग्रेज़ जो फ़ौज थी और जो पुलिस वाले थे उन तमाम के तमाम लोगों ने हमले करने स्टार्ट कर दिया और उनके ऊपर तशद्दुद करना स्टार्ट कर दिया और गिरफ़्तार करके ले जाना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी सारे लोगों को गोलियाँ भी मार दी और काफ़ी सारे लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया। 20-30 लोगों के जो है वो ज़ख्मी हो गए, काफ़ी सारे लोग जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो, ठीक है। किसकी? अंग्रेज़ों की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 6 अप्रैल 1919 को, कब? 6 अप्रैल 1919 में आम हड़ताल हुई। क्या हुई? आम हड़ताल हुई। इस आम हड़ताल में क्या हुआ प्यारे बच्चों? इस आम हड़ताल में हुआ कुछ यूँ कि जितने भी आपके लोग थे, उन्होंने, हिंदुस्तान के लोग थे, उन तमाम के तमाम लोगों ने यूरोपीय लोगों को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। यानी यूरोपीय लोग जो थे और जो दफातर वगैरह थे अंग्रेज़ों के, उनके ऊपर पथराव करना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी महकमे थे अंग्रेज़ों के, उन तमाम के तमाम पथराव स्टार्ट कर दिया था, उनको ज़ख्मी करना शुरू कर दिया, उनके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। इसकी वजह से जो कानून नाफिज करने वाले महकमे हैं और जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उन दोनों के दरमियान में एक जंग छिड़ गई। किस बुनियाद पर? कि आप सियासी तौर पर आज़ाद नहीं, आप किसी किस्म के जलसे नहीं कर सकते, और हिंदुस्तान के लोग कह रहे थे हम जलसे करेंगे इस बुनियाद पर, ठीक है। तो काफ़ी सारी लूट मार भी की गई और काफ़ी सारे कानून नाफिज करने और आवाम के दरमियान में एक जंग जो है वो शुरू हो गई थी, और काफ़ी सारे अंग्रेज़ जो सिपाही थे, अंग्रेज़ जो फ़ौजी थे, अंग्रेज़ जो पुलिस वाले थे, उन तमाम के तमाम काफ़ी सारे पुलिस वालों को, 3 से ज़ायद पुलिस वालों को, सार्जेंट को जो है वो कत्ल भी कर दिया गया था, गोली से उड़ा भी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद चारों जानिब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर लूट मार जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सही है। और इसके बाद जो आपके फिर उसके बाद जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने उसके बाद जो फ़ौज को जो है पूरा निज़ाम सौंप दिया था, और फ़ौज को जैसे ही उसने निज़ाम सौंपा तो उसके बाद जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, उसने जितने भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे उन तमाम के तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद कैद खाने में डालना स्टार्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये थी हिंदुस्तान में कशमकश का नुक्ता उरूज। आपको क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद आप जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है जलियांवाला बाग का हादसा।
क्या है? जलियांवाला बाग का हादसा। आसान सा टॉपिक है, ठीक है, तो फोकस के साथ देखिएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको रीड कर लें। तो प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग एक जगह है, उस पर एक हादसा पेश आया था। वो हादसा क्या था इस टॉपिक में पढ़ेंगे, आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो तमाम बच्चे पेज नंबर 39-40 के ऊपर ये वाक़या पेश है, आप इसको रीड कर लें ताकि जब आप पढ़ें तो आपको तमाम बातें क्लियर हो जाए जब मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लें जल्दी से। ठीक है, आप लोगों ने रीड कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रीड किया होगा और आपको ये बात पता चली होगी कि जो जलियांवाला बाग का हादसा है वो दरअसल स्टार्ट एक छोटी सी वजह से हुआ था। वो वजह क्या थी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो लीडर थे। एक लीडर का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यापाल, ठीक है। उन दोनों के दोनों लीडर्स को अंग्रेज़ फौज ने गिरफ़्तार कर लिया था 10 अप्रैल 1919 में, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 में अंग्रेज़ फ़ौज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो लीडर को गिरफ़्तार कर लिया था। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू, दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यापाल। जब इन दोनों के दोनों लीडर को गिरफ़्तार किया तो अमृतसर के, यानी जहाँ पे गिरफ़्तार किया था, तो अमृतसर के 30,000 अफराद ने इन रहनुमाओं की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने शुरू कर दी थी कि भाई आपने इनको जो गिरफ़्तार किया है बिल्कुल गलत गिरफ़्तार किया, आप इनको छोड़ दें। इन्होंने ऐसे आवाज़ें उठाना स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी सारे जुलूस भी निकाले थे, लेकिन पुलिस इनको रोकने में नाकाम जो है वो साबित हुई। इनको रोक नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में 30,000 लोग थे, ठीक है। इसके बाद जब लोगों ने इनके ऊपर पथराव करना शुरू किया, जब वो रोक रहे थे पुलिस वाले, तो लोगों ने 30,000 लोगों ने उन तमाम के तमाम पुलिस वालों के ऊपर पथराव करना स्टार्ट कर दिया था और पुलिस वालों ने उन पर गोली चलाने स्टार्ट कर दी। जब वो पथराव करेंगे तो उसके नतीजे में पुलिस वालों ने क्या करना स्टार्ट कर दी थी? गोली चलाना उनके ऊपर स्टार्ट करती थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो 30,000 लोग थे उसमें से काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए थे और काफ़ी सारे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, कत्ल हो गए थे, ठीक है। जब उसके अगले दिन फिर इन लोगों ने एक और जुलूस निकाला और जुलूस निकाल कर पुलिस स्टेशन की जानिब बढ़े और पुलिस स्टेशन की जानिब बढ़ने के बाद दोबारा से पथराव करना शुरू कर दिया और जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई ये आ रहे हैं तो पुलिस वालों को पीछे धकेलते गए, तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर गोलियां चलाना दोबारा से स्टार्ट शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग फिर से जो है वो अपनी मौत से, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, यानी कत्ल हो गए, ठीक है। जब दोबारा से काफ़ी सारे लोग कत्ल हो गए तो अमृतसर के जो लोग थे उन्होंने नारेबाजी करना स्टार्ट कर दी और नारेबाजी करते हुए बहुत ज़्यादा जोश में आ गए और रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गए और रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने देखा तो अंग्रेज़ हुकूमत के एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले लीडर थे जिनका नाम था, यानी बिल्कुल सीरियस लीडर थे, उनका नाम था, सही। जब वो इसे कर रहे थे तो अंग्रेज़ जो फ़ौज के अफराद थे, पाँच अंग्रेज़ को जो है मौत के घाट उतार दिया था। जब अंग्रेज़ ने ये देखा तो अंग्रेज़ ने अपने उनके लीडर थे जिनका नाम था, एक अफसर थे फ़ौज के जिनका नाम था जनरल डायर, जो कि मिजाज के बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। क्या नाम था? जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया था प्यारे बच्चों? जनरल डायर ने बहुत ही जल्द पूरे अमृतसर के निज़ाम को कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद हर तरफ पुलिस के नाके वगैरह लगा दिए और जो अफरा तफरी फैली हुई थी उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो अमृतसर के लोग हैं वो बाज आने वाले नहीं थे। अमृतसर के लोगों ने ऐलान किया और कहा कि भाई हम एक जगह पे जो है वो, अभी एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक है, और उस बाग में हम एक जो है वो ख़िताब करेंगे और इसके ख़िलाफ़ जलसा करेंगे जिसके ख़िलाफ़ इन तमाम के तमाम लीडर्स को बाहर निकाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस जगह पर जलियांवाला बाग में तकरीबन 20,000 लोग, हिंदुस्तान के वो लोग जो कि इस ख़िलाफ़ थे, आज़ाद करवाना चाहते थे अपने लीडर को, वो उसमें पार्क में उस बाग में पहुंच गए, सही है। जनरल डायर को भी पता चल गया कि भाई इस बाग में जो है वो पहुंच गए हैं 20,000 के करीब लोग।
जनरल डायर ने क्या किया, उसको पता था कि इस गेट के इस बाग के कितने गेट हैं, 5 गेट हैं। पांचों गेटों के ऊपर अपनी पुलिस लगा दी और गेटों को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उसने अपनी वो फौज को और अपनी पुलिस को हुक्म दिया कि जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं, इन तमाम के तमाम लोगों पर बिल्कुल डरे, बिल्कुल खौफ खाए, बिल्कुल तरस खाए, इनके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया और 20,000 जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर दरवाजे पे खड़े होकर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में काफ़ी सारे लोग कत्ल हुए और काफ़ी सारे लोग पैरों में कुचल के मारे गए। तो इस वाक़ये के बाद जब ये वाक़या पेश आया, प्यारे बच्चों, जब ये वाक़या पेश आ गया, काफ़ी सारे लोग मौत के घाट उतार दिए गए, तो इस वाक़ये के बाद बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से और में आ गए थे। तो जब अंग्रेज़ हुकूमत ने देखा कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो अंग्रेज़ हुकूमत ने पूरे मुल्क में मार्शल लगा दिया। मार्शल निज़ाम फ़ौज का होता है, ठीक है, जिसमें जो है वो हर गली के कोने के ऊपर जो है वो फ़ौज जो है वो घूम रही होती है। जो भी निकलता है उसको सही से जो है वो आप समझ जाएं, ठीक है। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था और ख़तरनाक किस्म का, सख्त तरीन किस्म का जो है मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा शदीद गम और गुस्से का शिकार थे। सही है। इसके नतीजे में जब वो गम और गुस्से का शिकार थे तो उनको काफ़ी सारी ख़तरनाक किस्म की मार्शल लॉ में उनको ख़तरनाक किस्म की कवानीन लगाए गए थे और ख़तरनाक किस्म की उनको सज़ाएँ दी जाती है। सपोज़ दैट जब कोई पंजाब के इलाके में, यानी कोई भी बाहर निकलता, मार्शल लगा हुआ था ना, कोई भी अपने काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलता, तो उसको पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया था कि भाई पेट के बल रेंगो। इस तरह की उनको सज़ाएं दी जाती। और जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्सा दिखाते कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, निकल के जो है वो पथराव करते या ऐसा करते, तो उस इलाके के ऊपर हवाई जहाज़ के ज़रिए बम जो है वो फेंके जाते। उन इलाकों का पानी बंद कर दिया जाता, उन इलाकों को खाने पीने की चीज़ें मैसर नहीं की जाती। इस ख़तरनाक किस्म का मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ का जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते गए थे। और ये आपका उस ज़माने का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का मार्शल लॉ था, जो कि पंजाब में लगाया गया था। और किस शख्स ने लगाया था? जनरल डायर ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज के थे, सख्त मिजाज अफसर थे। कौन थे? सख्त मिजाज अफसर। आप लोगों को ये जो जलियांवाला बाग का हादसा है ये क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद क्या वाक़या पेश आया पूरे बरे सगीर में, ये वाक़या भी क्लियर है। वेरी गुड। जल्दी से कॉपीज़ निकाल लीजिए और कॉपीज़ निकालने के बाद ये कॉपी कर लीजिए। छोटे सा बबल है, ठीक है, कॉपी कर लिया। हेडिंग डालिए क्लास वर्क, खाली जगह पुर करें। जल्दी से 3 ब्लैंक्स बनाइए। जी बना ली। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाबात दीजिए। सवालात आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपकी वर्कबुक में चेक करते हैं। तमाम बच्चे वर्कबुक निकालिए सब। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आपका सवाल है मीम। सही है, ये करना है आपको, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी सवाल है। सवाल है आपका हिंदुस्तान की सियासी बेदारी में जलियांवाला बाग के सानहे को क्या हैसियत हासिल है? सानहे
को क्या हैसियत हासिल है। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान की सियासी बेदारी में, यानी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी चल रही थी, उसमें जलियांवाला बाग के साने को क्या हैसियत हासिल है, कि जो आपका जलियांवाला बाग का जो हादसा पेश आया, इसकी वजह से हिंदुस्तान में सियासी बेदारी पे इम्पेक्ट पड़े। उस में सियासी बेदारी किस तरह से हुई, जो जलियांवाला बाग है, इस पूरे वाक़ये को हिंदुस्तान की सियासी बेदारी में क्या हैसियत हासिल है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसका जवाब आपको अपनी वर्डिंग में लिखना है, और आप जब जलियांवाला बाग का वाक़या पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 होगा हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने जो मुश्तरका तौर पर हुकूमत खुद इख्तियारी का मुतालबा खुद इख्तियारी का मुतालबा शुरू किया था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब था। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या बताना है आप लोगों को। ये जो इन्होंने खुद इख्तियारी का, मुसलमानों और हिंदुओं ने खुद इख्तियारी का मुतालबा पेश किया था, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जो महकूम हिंदुस्तान में मकामी बाशिंदे हैं, इनको सियासी आज़ादी के हुकूक महफूज हों, और वो चाहें तो बरतानवी ताज के साथ रहें, या फिर चाहें तो अपनी रियासत अलहदा कर लें और कायम कर लें, जिसमें वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें। तो इसका मतलब ये आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को, वेरी गुड। सो दो सवाल कीजिए और 3 ब्लैंक्स बनाइए, बस यही काम है। आप लोग ये काम कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।